नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे। अगर आपने पुराने मेरे वीडियोस देख रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहे हैं, तो कृपया उन वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले समय में आपको समय-समय पर उचित जानकारी मिलती रहे, आपकी जानकारी में वृद्धि हो। दोस्तों, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि देखिए जब कोई कंप्लेंट लॉज होती है 498 ए की और 406 आईपीसी की, जिसमें कथित एक डाउरी की जो लिस्ट बनाई जाती है, जो फेक कह लीजिए या फिर जो अगर हो सकता है ठीक भी हो, तो कुछ कह नहीं सकते उस कमेंट पे। अगर एक लिस्ट दी जाती है पुलिस में इन्वेस्टिगेशन के दौरान और अगर ये कहा जाए कि सामान जो कथित दहेज की जो सामान की जो लिस्ट है, उसमें सामान की बरामदगी नहीं हो सकी है, तो क्या इस केसेस में एंटीसिपेटरी बेल जो हस्बैंड है उसकी रिजेक्ट हो जाती है? तो इसके बारे में जानकारी के लिए हम कुछ जजमेंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए ये पार्ट 1 वीडियो मैंने ये बनाया है और इसका पार्ट 2 भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पार्ट 1 में वो जजमेंट्स हैं जो हस्बैंड के अगेंस्ट में गई थी और ये थोड़ा-सा 6-7 साल पुरानी है। 2012 और 2013 की जो जजमेंट है, उस समय क्या सिनेरियो था और आज जो है आज क्या कोर्ट के क्या निर्णय देती है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो 2012-2013 की कुछ 2 जजमेंट्स के ऊपर मेरा ध्यान गया। अब मैंने आपके सामने समक्ष लाया हूँ ताकि उसको भी आप देख सकें। देखिए लॉ की जो डेफ़िनेशन है वो हमेशा मैं शुरू से कहता रहा हूँ, कभी लिमिटेड नहीं रही है, ये समय अनुसार बदलती घटती रहती है। आज जो ओपिनियन है ज़रूरी नहीं 10 साल या 15 साल के बाद वही ओपिनियन अलग आया हो। चूँकि आप 498 ए को ही आप देखिए, अगर 498 ए का जब लेजिस्लेशन पास हुआ था तो लेजिस्लेचर ने अपनी विज़डम से ये सोच के पास किया था कि ये कानून शील्ड के तौर पे यूज़ होगा और माननीय उच्चतम न्यायालय, माननीय सुप्रीम कोर्ट तक ने भी अब कह दिया कि इसे वेपन के तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इसमें समय-समय पर जजमेंट्स आती रही हैं और जजमेंट्स के बाद उसमें मॉडिफ़िकेशंस भी होते रहे हैं और यहाँ तक कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी अपना निर्णय बदलना पड़ा। राजेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की अगर आप जजमेंट देखेंगे तो डबल बेंच की जो जजमेंट थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस बनाई थी, लेकिन 3 बेंच ने जजमेंट्स में 3 बेंच की जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच थी, उन्होंने 2 बेंच की जो जजमेंट को काफ़ी ज़्यादा मॉडिफ़िकेशन कर दिया। उनके अनुसार कि कुछ लॉ में डाइल्यूशन होना ठीक नहीं है। तो अब टॉपिक पे वापस आते हैं, तो अब ये देखते हैं कि देखिए अक्सर जो भी कंप्लेंट डाली जाती है 498 की या 406 की, उसमें एक कथित दहेज की लिस्ट बनाई जाती है। अक्सर, मैं ये नहीं कह रहा हमेशा सही होती है, लेकिन अक्सर ऐसी बनाई जाती है और उसमें ढेर सारा क्लेम कर लिया जाता है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दिल्ली हाई कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, वो भी मैं किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, क्योंकि माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया था, अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी। उसमें कहा था कि अनवेरिफाइड क्लेम्स जो हैं वो डाउरी लिस्ट में मांगे जा रहे हैं, जो पुलिस जो है वेरीफाई तक नहीं करती सोर्सेज से कि कहाँ से आया इतना पैसा, किधर से आया और आप जो क्लेम कर रहे हो। तो अगर वाकई ऐसा इतना क्लेम है तो इनकम टैक्स अथॉरिटीज को भी इन्फॉर्म समय पर करना चाहिए। तो देखिए माननीय दिल्ली हाई कोर्ट का ये निर्णय था। ये जो जजमेंट्स मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ये इससे पहले काफी आ चुका था निर्णय। तो अब देखिए केस, देखो हिंदुस्तान जो है, हमारा जो कंट्री है काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स है। माननीय कई न्यायालय बने हुए हैं, कई हाई कोर्ट्स बनी हैं, हाई कोर्ट्स के अंदर कई सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स हैं। उन्होंने उनकी अपनी डिस्क्रिशन है इन विज़डम के दौरान जो विज़डम देती हैं उसके बेसिस पे वो निर्णय सुनाती हैं। तो अब अब वो अगर हो सकता है वो निर्णय सही हो सकता है वो निर्णय गलत हो। कई बार वो निर्णय जो होता है वो गलत होता है और जो उसको लिए आगे की उच्चतम न्यायालय और इवन सुप्रीम कोर्ट को भी दखल देना पड़ता है, ताकि जो है प्रॉपर डिस्पेंसेशन ऑफ जो जस्टिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस है, ठीक ढंग से दिया जा सके। तो देखिए मेन मकसद यही था वीडियो का बताने का। तो देखिए ये एक जजमेंट आई थी। अब जैसे मान लीजिए
कि एक कथित डाउरी की जो लिस्ट है वो दी गई है। अब लड़की पक्ष जो होता है, वर वधू पक्ष जो होता है, वो कोशिश यही करता है कि इनको बेल ना मिली जाए, ये कुछ समय के लिए जेल चले जाएँ ताकि इन पर और प्रेशर हो, इन पर स्टिग्मा लग जाए जेल में जाने का। तो एक कथित तौर पे ऐसी लिस्ट बना दी जाती है अक्सर कि जो वर पक्ष है वो अपनी सारे एफर्ट्स देने के बाद भी वो उस चीज़ को नहीं दे पाता है, कंप्लाई नहीं कर पाता। तो आप बताइए कि ऐसे कंडीशंस में अगर वो कहें कि हमारे सामान की बरामदगी नहीं हो पाई है, जहाँ सामान हमें मिला नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में क्या बेल रिजेक्ट हो जानी चाहिए? तो इसके ऊपर मैं अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा, लेकिन मैं जजमेंट्स में जो लिखा हुआ था वो आपके समक्ष जरूर रख रहा हूँ। ये जजमेंट्स आई थी, देखिए पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स थी वो आई थी। ये 2000, अभी इसको ध्यान से देखते हैं इसमें क्या था। ये 2012 की जो जजमेंट थी माननीय ये हाई कोर्ट की जो जजमेंट है, और ये उनकी ऑफिशियल वेबसाइट में अवेलेबल है। और इस जजमेंट के ऊपर देखिए क्या कहा गया था। पहले इस फैक्ट्स पे जाते हैं। उन्होंने ये बताया था कि एंटीसिपेटरी बेल जो है पिटिशनर ने फाइल की है, जो कि हस्बैंड है, और उन्होंने बताया है कि मैरिज जो थी वो 10/11/2009 को जो भी डेट थी उनको हुई थी, फरीदाबाद में हुई थी। और जो पेरेंट्स थे, ये हाँ जी, ये एंटीसिपेटरी बेल जो है उन्होंने फाइल की थी। उन्होंने बताया था जो पेरेंट्स हैं थे, वो उन्होंने कहा कि 60 लाख रुपए खर्च किए हैं अक्यूज्ड के ऊपर। तो ये एफआईआर का ही पार्ट लग रहा है, क्योंकि लिखा तो ऊपर कुछ नहीं है, सिर्फ ये लिखा है कि फैक्ट्स एंड मटेरियल व्हिच नीड्स टू बी मेंशन फॉर डिक्लाइनिंग द इंस्टेंट पेटिशन ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल। तो जरूरी जाहिर है, तो एफआईआर का ही पार्ट लग रहा है। जो कंटेंट्स लिखे गए हैं यहाँ पे, 60 लाख रुपया अक्यूज्ड के ऊपर खर्च किया, जो कि वो खुश नहीं थे मैरिज से। फिर एलिगेशंस लगाई कि बीएमडब्ल्यू कार मांगी और फिर घर से बाहर निकाल दिया, और फिर पेरेंट्स लेकर आए, फिर उन्होंने 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए, और फिर 12,50,000। ये देखिए कंप्लेंट की एलिगेशंस हैं। अब उन्होंने आगे सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं, उसमें क्या बताया कि जो एलिगेशंस बताई और उसके बेसिस पे क्रूरल्टी का जो केस लगाया, तो उसमें बताया कि कंप्लेंट जो हुई थी वो रजिस्टर्ड हुई थी, सो एंड सो नंबर, उसकी एफआईआर की जो कॉपी है एनेक्शर P1 के तौर पे पिटीशन एंटीसिपेटरी बेल में लगाई गई, पिटीशन डाली गई जो माननीय हाई कोर्ट के सामने, उच्चतम न्यायालय के सामने। तो उसने बताया कि ऑफेंसेस जो एफआईआर थी, जो वो बता रही थी ऑफेंसेस कमिटेड हुए हैं 406 498 में, और उनका जो केस है रजिस्टर्ड है पुलिस स्टेशन जो है डिस्ट्रिक्ट यमुनानगर पे। तो फिर इन्होंने फिर आगे एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन लगाई सेशन जज के सामने, देखिए वहां उनकी बेल रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ पे इस कोर्ट में आए, फिर नोटिस दिया गया पार्टी को, मतलब स्टेट को। तो फिर अब कोर्ट ने अपना निर्णय दिया है। तो देखिए उन्होंने साफ कह दिया कि कोई मेरिट नहीं है इस पिटीशन में। तो अब कोई ज़्यादा कमेंट नहीं कि ग्राउंड्स क्यों बताया, किस ग्राउंड्स पे उन्होंने रिजेक्ट की। पहले अब उन ग्राउंड्स को एक बार जान लेते हैं, उसमें क्या था। तो देखिए हम जजमेंट पे कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं, जो जजमेंट में जो लिखा है वो ही बता रहे हैं कि क्या लिखा हुआ है उन्होंने। जो जजमेंट में ये लिखा है कि आर्गुमेंट्स हुए, कंप्लेनेंट ने पिटिशनर हस्बैंड जो थे उन्होंने बताया कि मैंने फॉल्सली इम्प्लीकेट कर दिया है, लेकिन 7 पैराग्राफ में लिखा कि सीरियस और डायरेक्ट एलिगेशंस लगाई थी एफआईआर की, और पिटिशनर ने रिपीटेडली डिमांड की थी बीएमडब्ल्यू कार की, जो एफआईआर में लिखा हुआ है कि कंप्लेनेंट ने अनेबल टू फिल जो डिमांड्स नहीं दे सकी, तो इसकी वजह से उनको टॉर्चर टॉन्टेड जो भी है लगाया गया। तो अब कोर्ट ने कहा कि जो सीरियस डायरेक्ट एलिगेशंस लगाई हैं हस्बैंड में और डिमांड ऑलरेडी आर्टिकल्स लिखे हैं, तो उनको डिस्क्रिशनरी रिलीफ, अब यहाँ पे देखो खुद कह दिया कि कोर्ट ने अपना डिस्क्रिशन यूज किया, जैसे कहा डिस्क्रिशनरी रिलीफ ऑफ कंसेशन ऑफ द एंटीसिपेटरी बेल। मींस माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने को जो उचित लगा, उन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करके उन्होंने कहा कि बेल नहीं देनी चाहिए। तो फिर आगे उन्होंने बताया कि जो अनदर एस्पेक्ट क्या था, उन्होंने बताया कि डिफरेंट एंगल से देखा गया है। फिर उन्होंने बताया कि प्रीलिमिनरी हेयरिंग से पिटिशनर ने क्या कहा। पिटिशनर ने कहा कि हम रेडी टू रिटर्न एंड डाउरी आर्टिकल्स एमिकेबल सेटल द डिस्प्यूट। पिटिशनर ने कहा था कि मैं डाउरी आर्टिकल्स हैं जो भी हैं वो दे दूंगा और डिस्प्यूट को एमिकेबल सेटल कर दूंगा, और इसलिए इंटरिम एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट की थी ताकि वो सेटल कर सकें। और फिर ये केस को रेफर किया गया मेडिएशन सेंटर पे, और लेकिन एमिकेबल सेटलमेंट नहीं हुआ, और डायमंड गोल्ड सिल्वर ज्वेलरी आर्टिकल्स थे, रिमेनिंग डिमांडिंग आर्टिकल्स रिटर्न नहीं हुए। तो फिर आप देखिए कोर्ट ने मना कर दिया उनको देने के लिए। उसने कहा कि एंटीसिपेटरी अलाउड था कि द बेनिफिट ऑफ एंटीसिपेटरी बेल था,
recovery of golden articles, remaining articles and other indicators is not possible, which naturally affect the weaken the case of prosecution। कहते हैं जब तक कोई चीज नहीं होगी तो रिकवरी नहीं होगी तो प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो कमजोर हो जाएगा। और फिर कहा कि सेटल लॉ है कि एंटिसिपेटरी बेल अलाउ नहीं की जा सकती जब कि जो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट है, रिकवरी ऑफ आर्टिकल्स है बरामदगी के लिए एंटिसिपेटरी बेल नहीं दी जा सकती। तो फिर उन्होंने बताया कि जो कि मतलब कि सिक्वली द कोर्ट शुड नॉट बी अनमाइंडफुल। कोर्ट ने इन्वेस्टिगेशन के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा कहा कि इन्वेस्टिगेशन का केस को ना अफेक्ट हो, इसलिए एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलनी चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एंटिसिपेटरी रिकवरी ऑफ डायमंड, फिर यहाँ पर फिर लिखा कि रिकवरी ऑफ डायमंड, गोल्ड, सिल्वर आइटम्स और रिमेनिंग डाउरी आर्टिकल्स तभी हो पाएंगे जब जो पर्सन की अरेस्ट होगी। तो देखिए ये तो जजमेंट थी। और फिर उन्होंने कहा कि अभी मेरिट्स पे कोई कमेंट नहीं करे। जजमेंट थी 9/7/2013 की। तो देखिए तब क्या ओपिनियन था कोर्ट का कि तब जो कोर्ट थी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज करते हुए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी का फेवर में उन्होंने कोर्ट माननीय न्यायालय ने कहा कि जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन तभी हो पाएगी जब तक ये डाउरी आर्टिकल्स कंप्लेन जो हैं अक्यूज से जो हस्बैंड सो कॉल्ड हैं उनसे बरामद नहीं हो पाएंगे, तब तक इन्वेस्टिगेशन का केस कमजोर होगा। और एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये नहीं कि अरेस्ट हो, रिकवरी हो, कस्टडियल इंटेरोगेशन से उनसे कोई मतलब रिलीफ मिल जाएगी। इस प्रोसीजर का मतलब ये नहीं है कि एंटिसिपेटरी बेल दे दी तो ये जाएगी। ये कोर्ट का उस टाइम का ओपिनियन था। तो देखिए ये एक तो एक जजमेंट थी। अब दूसरी जजमेंट ये है, ये लेकिन ये दोनों जजमेंट्स आपके किसी काम नहीं आएंगी, क्योंकि ये सिर्फ ये बताने के लिए कि तब कोर्ट, मेन मकसद ये है वीडियो बनाने का कि तब कोर्ट क्या निर्णय लेती थी, उसके बारे में भी जानना बड़ा जरूरी है। क्योंकि हर चीज़ होती है, हर चीज़ की जो भी होते हैं हिस्ट्री ऑफ लिटिगेशंस होती हैं और हिस्ट्री जरूर होती है हर केसों की कि पहले क्या कोर्ट निर्णय देती थी, उसके बाद ही फिर जो भी होता है आज की डेट में क्या हो रहा है वो चीज़ सेकंड इशू है, वो उसको हम सेकंड वीडियो में देखेंगे। लेकिन अब ये जानना बहुत जरूरी है कि तब एक और एक जजमेंट आई थी, ये भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की थी, ये 2013 के जजमेंट था और इसमें भी एलिगेशंस लगाई थी। और फिर हम जाते हैं आगे, थोड़ा सा एलिगेशंस को नजर ऊपर से इतना देखते नहीं, सिर्फ मेरिट्स पे देखते हैं कि क्यों किस लिए उनकी बेल रिजेक्ट हुई थी। फिर उन्होंने बताया कि वेरियस एलिगेशंस लगाए थे। एफआईआर में कंप्लेनेंट ने क्लेम किया कि जो पिटिशनर थे उनके जो पेरेंट्स थे डाउरी आर्टिकल्स डिमांड करते थे, लग्जरी कार करते थे और हरासिंग, टॉन्टिंग और जो है इस तरह की एलिगेशंस लगाई। फिर उसके बेसिस पे एफआईआर रजिस्टर्ड हुई जो कि एनेक्स P1 इस केस में भी वैसे ही लगाया। और इस केस में आपकी बार 498, 406 और 120B भी लगाया था जो कि वुमेन सेल ने रजिस्टर्ड की थी अमृतसर में। फिर बताया कि पहली जो पिटीशन थी एंटिसिपेटरी बेल की वो डिसमिस विड्रॉन कर ली थी, मतलब विड्रॉ कर ली थी ताकि कुछ लिबर्टी ली होगी इन उस केस में। तो फिर नेचुरली ये सेकंड ग्रांट एंटिसिपेटरी बेल की फाइल की थी कोर्ट में सेक्शन 438 CRPC में कि अभी सेशन कोर्ट में सीधा गए नहीं थे ये और सीधा ही उच्चतम न्यायालय में गए थे ये, हैविंग एक्सरसाइज द फेल इन द एडिशनल सेशन जज नाउ सेकंड द सेकंड पिटीशन फॉर द ग्रांट ऑफ एंटिसिपेटरी बेल इन दिस कोर्ट। पहले ये मतलब उन्होंने ये लिख रहा है कि शायद सीधा ये पहले माननीय हाई कोर्ट में चले गए थे, वहां से उन्होंने विड्रॉ करके सेशन कोर्ट में गए, वहां पर भी रिजेक्ट हो गई। फिर ये सेकंड बेल पिटीशन जो है मतलब जो सेकंड जो पिटीशन है वो फाइल की इन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में। अब यहाँ पर भी बताया फिर कि इन्होंने भी फिर वही चीज लिख दी कि नो मेरिट्स इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। ये लिखा है सेम, दोनों जजमेंट्स लगभग मिलती जुलती हैं और सेम लिखा है कि पिटिशनर ने यही बताया कि पिटिशनर ने ये कहा कि उनसे फॉल्सली इम्प्लीकेट कर लिया है। और यहाँ पर ये बताया कि जो डाउरी आर्टिकल्स थे वो FD थी, वो भी दी गई कंप्लेनेंट ने मैरिज के टाइम, तो उनसे सेटिस्फाइड नहीं हुए तो फिर वो कार और लग्जरी कार्स मांगने लग पड़े। और डायरेक्ट एलिगेशंस ऑफ क्रूल्टी थी जो इसलिए कंसेशन, चूंकि FAR में डायरेक्ट एलिगेशंस दी गई हैं और इसलिए उनको कंसेशन नहीं मिलती एंटिसिपेटरी बेल की बेल के लिए। तो फिर आगे और चीज उन्होंने लिखी। फिर अब जो मेरा जो मेन मकसद था वीडियो बनाने का वो ये था, इसमें देखिए वो जो कवर हो रहा है इसमें सिक्वली द नेक्स्ट कंटेक्शन ऑफ द काउंसिल क्या था
कि कोई मटेरियल एविडेंस नहीं है तो मिस एप्रोप्रिएशन का। तो मिस एप्रोप्रिएशन एंड डिमांड ऑफ डाउरी आर्टिकल्स जो है वो सब्सटेंशियल एविडेंस होगा, और यट अभी वो अचीव नहीं हुआ है। कोर्ट ने फिर वही कहा कि एविडेंस का पार्ट है। तो साथ में लिखा कि एंटिसिपेटरी बेल के लिए जो लिखा कि इनिशियल स्टेज पे लिखा है कि डायरेक्ट एलिगेशंस लगाई हैं और कस्टडियल इंटेरोगेशन की बहुत जरूरत है हस्बैंड के ऊपर। और फिर साथ में ये बताया कि साथ में एक और देखिए बात लिखी है कि रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स जो जी लिखी है कि रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स जो लिखी है कैश एफडी और प्रॉपर्टी इज नॉट पॉसिबल विच वुड नॉर्म नेचुरली एडवर्सली अफेक्ट एंड वीकन द केस ऑफ प्रोसिक्यूशन। तो कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज की कि जो डाउरी आर्टिकल्स हैं वो रिकवर नहीं हुए हैं मतलब जो हस्बैंड से, तो इससे प्रोसिक्यूशन का केस वीक हो जाएगा। तो मतलब प्रोसिक्यूशन को पूरी अपॉर्चुनिटी दी कि आप अपना केस को मतलब जो प्रूव करें, और इसलिए इंटेरोगेशन की जरूरत है तो आप कस्टडी में भी बेशक ले लीजिए। ये चीज मतलब बताया है जजमेंट में, ये चीज निकल के आई है। तो अब अरेस्ट से क्या होगा क्या नहीं होगा उसके ऊपर कोई कमेंट नहीं लिखा है, बस ये लिखा है कि एंड कंसेशन नहीं देनी चाहिए। और फिर वही चीज उन्होंने इस जजमेंट में भी लिखी है कि एंटिसिपेटरी बेल इस ग्राउंड पे नहीं कर देनी चाहिए कि जो प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट है, रिकवरी ऑफ डाउरी आर्टिकल्स, केस प्रॉपर्टी है मेन अक्यूज्ड का, एंड द इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस, तो कि उसकी जो प्रोसेस को सरकमवेंट ना किया जा सके, मींस इसमें कुछ जो है उसको वीक ना किया जा सके, सरकमवेंट ना किया जा सके। The court has also seen that investigation is police and order the anticipatory should not be operated in the road of the statutory provisions. Equally, the court should not be unmindful of the difficulties likely to be faced by the investigating agency and public likely to be affected thereby. The public interest likely to be thereby. तो means जो माननीय हाई कोर्ट ने अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूज की, तो उन्होंने कहा कि जो प्रोसिक्यूशन को ज़्यादा डिफिकल्ट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए कि वो मतलब कल को कहें कि कस्टडियल इंटेरोगेशन नहीं की थी तो इसलिए हम नहीं करा पाए। तो ये इसलिए इस ग्राउंड पे इन्होंने जो है जो एंटिसिपेटरी जो बेल थी हस्बैंड को ही डिसमिस कर दी। तो देखिए तब ये निर्णय दिया जाता था कि जब रिकवरी प्रोसीडिंग्स हैं वो मतलब जो रिकवरी जो है वो नहीं हो पाई है तो इसकी वजह से बेल भी नहीं मिलती थी, ऐसा जजमेंट से निकल के आ रहा है। अब जरूरी नहीं कि अब दूसरा जो बाउंड्रेबल बेंच था माननीय जो पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का वो क्या निर्णय देता था, हम इसके ऊपर अभी कुछ कमेंट नहीं कर सकते जब तक कोई हमारे सामने जजमेंट्स नहीं आती हैं। तो उस दौरान यही कहा निकल के आया कि जो बेल की जो बेल एंटिसिपेटरी बेल तभी मिल पाती थी जब तक रिकवरी प्रॉपर्ली ना हो जाए। आप चाहे आप ये देखिए इसमें क्रिटिसिज्म अब ये जजमेंट बेशक फाइनल थी कि नहीं थी इस पर भी कोई कमेंट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये इन जजमेंट्स में कहीं नहीं मेंशन है कि आगे एक रेमेडी अवेलेबल है होती है। अगर कोई भी निर्णय देता है माननीय हाई कोर्ट तो फिर उसके ऊपर स्पेशल लीव पिटीशन द्वारा फाइल करके उसके हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता है। तो अब देखिए इन जजमेंट्स के अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2011 में माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट कर दी थी। तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने क्या कहा था, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि जो बेल प्रोसीडिंग्स हैं वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं है। देखिए ये चीज दी थी उन्होंने, माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने 2011 में एक जजमेंट आई थी उसमें कहा था कि जो बेल प्रोसीडिंग्स हैं वो रिकवरी प्रोसीडिंग्स नहीं है। उस केस में क्या था कि जो कंट्री से बाहर जाना चाहते थे उन्होंने कुछ डिपॉजिट भी कर दिया था, एफडी भी डिपॉजिट कर दी थी। तो प्रोसिक्यूशन का काम है कि वो प्रूव करे और जो है इसलिए नहीं कि सिर्फ एज ए मैटर ऑफ राइट या एक मैकेनिकल मैनर में आप मतलब अरेस्ट कर लें और जाके इसी मतलब और क्या कहते हैं चाहे रिकवरी हो या ना हो लेकिन मैकेनिकल मैनर में अरेस्ट कर लिया जाए। तो इसलिए एंटिसिपेटरी बेल का मतलब ये नहीं कि रिकवरी प्रोसीडिंग्स अलग हैं और एंटिसिपेटरी बेल की जो प्रोसीडिंग्स अलग हैं। तो देखिए निर्णय जो है कोर्ट्स के अलग अलग बदलते हैं, निर्णय अपनी डिस्क्रिशन में कोर्ट क्या निर्णय देती है वो डिस्क्रिशनरी क्या टेस्ट अप्लाई करती है, वो टेस्ट जो है आदमी के फंडामेंटल राइट्स को ब्रीच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इन चीज़ों को देखा जाता है और अगर लग रहा है कि ब्रीच हो रहा है तो फिर इसके ऊपर आगे भी अपील्स होती हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी अपील होती है। उनके सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई एरर ऑन रिकॉर्ड कर देते हैं तो फिर उन पर भी रिव्यू पिटीशन होती है, हालांकि उनमें स्कोप बहुत कम होता है रिव्यू पिटीशन का। तो ये था पार्ट 1 वीडियो जो पुरानी जो थोड़ी
जजमेंट्स थी, ये अवनीश कुमार की जो जजमेंट आई थी 2014 की, उस वक़्त उससे पहले की ये जजमेंट्स हैं, तब एक माननीय जो उच्चतम न्यायालय था, वो अपनी डिस्क्रिशनरी पावर्स कैसे यूज़ करता था, मतलब जो यूज़ करता था, कैसे यूज़ करना कहना गलत होगा, ये यूज़ करता था डिस्क्रिशनरी पावर, और उसके बेसिस पे कि हस्बैंड को कैसे रिलीफ मिलती थी। तो इस वीडियो से माध्यम से ये बात समक्ष सामने रख दी गई है। इससे आप अपना निष्क्रिय जो है इन्फ्रेंसेस निकाल सकते हैं। अब मैं इस पार्ट 2 में वो वीडियो वो जजमेंट्स लाऊँगा जो 2018-19 की थी, और उसमें माननीय हाई कोर्ट ने, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जजमेंट है, उन्होंने क्या ओपिनियन दिया था, उस जजमेंट को हम देखेंगे। तो उम्मीद है कि ये छोटा-सा वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी जानकारी के लिए था, और इससे आपकी जानकारी में काफ़ी वृद्धि हुई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि भविष्य में और भी इस प्रकार के वीडियोस आपके समक्ष आते रहें। इस समय देने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।